हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम MHD07 का चैप्टर मनोभाषा विज्ञान देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का लिंक मिलेगा और आपके जो भी बुक्स हैं वो भी आपको उसमें मिलेंगे। यदि आप उसे ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक में भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, और प्रीवियस पेपर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और UGC नेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट का आपको लिंक देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पेपर 1 से संबंधित जो भी आपका लिंक है उसमें आपको किसी भी प्रकार का फीस नहीं देना होता है। ठीक है, और जो पेपर 2 से संबंधित लिंक है उसका फीस 500 है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो आपका टॉपिक का नाम है मनोभाषा विज्ञान। ठीक, तो जैसा कि हम प्रत्येक लेक्चर में हम बात करते हैं कि जो भी आपका टॉपिक होता है उसको आप 3 लेवल में लिखेंगे। ठीक है, ये तीनों लेवल क्या हैं वो देखते हैं। तो पहला लेवल आता है आपका परिचय। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है उससे संबंधित अर्थ और उसका कुछ परिचय, ये आप लेवल 1 में देंगे। फिर उसके बाद आता है आपका लेवल 2, उसमें आप विषय परिचय कराते हैं। मतलब जो मनोभाषा विज्ञान नामक चैप्टर है आपका, उसमें जो आपके सब साइड हेडिंग्स हैं, ये साइड हेडिंग्स आपके हुए हाँ, हम बात कर रहे थे विषय के बारे में। तो मनोभाषा विज्ञान आपका ये जो साइड हेडिंग है ये आप परिचय में ही दे सकते हैं। ठीक है, इसको फिर विषय में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रस्तावना और मनोभाषा विज्ञान ये दोनों सब टॉपिक्स आप परिचय में बता देंगे। फिर उसके बाद विषय में आप बताएंगे 14.3 से प्रारंभ करेंगे विषय। ठीक है, बालक में संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, फिर उसके बाद बालक में संज्ञानात्मक विकास के 2 भेद बताएंगे उसमें। एक होता है व्यवहारवादी दृष्टि से, फिर और एक होता है ठीक है, जो भी हो हम उस टॉपिक में जाने के बाद देखेंगे। लेकिन इतना याद रख लीजिए कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के बारे में जब आप बात करेंगे तो विकास की प्रक्रिया और विकास का कारण, ये दोनों जो भेद हैं वो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, बाद में जो भी बातें हैं वो आप थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन बालक में संज्ञानात्मक विकास ये जो सब टॉपिक है आपका, उसमें आप विकास की प्रक्रिया और विकास के कारण, ये दो आपके मतलब उस टॉपिक में आपको ये 2 बातों को अलग से लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप आंसर को एक्सटेंड करने के लिए कुछ भी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा आप जो भी लिखें याद रखें कि आप टॉपिक के अनुसार ही लिख रहे हैं। ये बात आपको थोड़ा याद रख के चलना है। ठीक है, मतलब एकदम विस्तार से नहीं तो कम से कम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही कुछ बात होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि विषय में आप क्या क्या लिखेंगे। तो एक तो है ये संज्ञानात्मक विकास लिखेंगे, फिर उसके बाद भाषा अर्जन, फिर उसके बाद भाषा अधिगम, फिर उसके बाद वाक विकार। ठीक है, ये आपके हुए हमारे विषय में 4 टॉपिक्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे विश्लेषण, ये 3rd लेवल होता है। तो विश्लेषण में आप क्या करेंगे कि आपने जो कुछ लिखा है अभी तक, ठीक है, तो उससे संबंधित जो आंसर आपने लिखा है उसी का विश्लेषण करेंगे। मतलब सभी टॉपिक्स को आप
मिलाकर उसका सारांश बताएंगे उसमें, और तुलना करेंगे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक का, और रिलेट करेंगे कि क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, क्या वाद विवाद हुआ है। ये सब बातें हम जब हमारा आंसर राइटिंग समाप्त हो जाता है तो हम विश्लेषण कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तो 3 लेवल्स में हम इस प्रकार से भाषा मनोविज्ञान का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक, तो ये तीनों लेवल्स हमारे स्ट्रक्चर हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, यदि आपके पास कोई और स्ट्रक्चर है तो आप उसके अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि आप ये 3 स्ट्रक्चर का जो हमने अभी बात किया है ऐसा ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप फिर दूसरे स्ट्रक्चर में लिखने का मतलब आप हमेशा वैसे लिखते हैं कोई और तरीके से, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ बात स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि वो जो लेसन है उसको कैसे समझता है, उसको कैसे प्रेजेंटेशन देता है। ये सभी स्टूडेंट पर मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, तो प्रस्तावना अब जो है हमको प्रत्येक चैप्टर में देखने को मिलता है, लेकिन जो प्रस्तावना होता है अधिकतर इसको हम परिचय में समेट लेते हैं। परिचय कहिए, प्रस्तावना कहिए, बात एक ही है। इसमें क्या है कि इसमें जो टॉपिक होता है उसको साधारणीकरण किया जाता है। तो हमारे जो ये चैप्टर है इसमें हमने पहले भी बात किया था कि प्रस्तावना और भाषा विज्ञान, ये 2 सब टॉपिक्स को हम परिचय में समेट लेंगे। ठीक, तो अलग से इसके बारे में बात करने की आवश्यकता अभी नहीं है। तो जहाँ तक भाषा मनोविज्ञान का इतिहास हम देखें तो इसके लिए इसमें थोड़ा हम अभी बात करेंगे कि भाषा मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे परिचय में। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक जो डिसिप्लिन होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते होंगे कि डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, अब जैसे अब हमारा हिंदी हो गया तो इग्नू में स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में इसको रखा जाता है। हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, लैंग्वेज से संबंधित जो भी हमारे कोर्सेस होते हैं वो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इग्नू में तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से हम देखने का प्रयास करें तो जो साइकोलॉजी है, ठीक है, जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसको स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विषयों के अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट में एक या एक नहीं तो एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक अलग अलग जो विषय होते हैं उनको जब समन्वित करके एक सब्जेक्ट के रूप में बनाया जाता है तो उसको मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अंतर्विज्ञानीय विषय है मनोभाषा विज्ञान। तो मनो का मतलब होता है मन, और भाषा विज्ञान का मतलब होता है जो विषय भाषा से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करता है उसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान दोनों के मिलन से बना हुआ सब्जेक्ट है मनोभाषा विज्ञान। ये बात आपको परिचय में अच्छे से मेंशन करना है। ठीक, फिर उसके बाद इसका आविर्भाव कब हुआ वो भी देख लेते हैं। तो लगभग 1950s में थॉमस सिबक और चार्ल्स आसगुड, ठीक है, तो एक थे जो थॉमस थे वह भाषा विज्ञानी थे, और जो चार्ल्स थे वह मनोविज्ञानी थे। ठीक है, थॉमस भाषा विज्ञानी थे और चार्ल्स मनोविज्ञानी थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक नए विषय का प्रारंभ किया जिसको हम अभी मनोभाषा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मनोभाषा विज्ञान का
अध्ययन प्रारंभ हो गया और समय के साथ उसका विकास भी होने लगा। ठीक, अब इतना थोड़ा जो परिचय है वह पर्याप्त है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन भाषा विज्ञान से संबंधी विषयों के बारे में बताओ ऐसा आता है तो इतना पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो आपके बुक्स हैं उसको अच्छे से पढ़िए। लेकिन यहाँ आपको उसका परिचय मात्र देना था तो मैंने दे दिया। अब इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के रेफरेंस दिए गए हैं, तो सभी का रेफरेंस पढ़ते पढ़ते हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, बहुत सारे रेफरेंस हैं, देख लीजिए आप। एक का हो तो याद रख सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों का रेफरेंस दिया गया है कि याद रखना बहुत ही कठिन है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लोगों का रेफरेंस याद रखिए। नहीं तो उतना भी याद नहीं होता है तो 2 ही लोगों का याद रखिए। लेकिन ऐसा ना हो कि 5-6 लोगों का याद किया और एग्ज़ाम में जाते जाते सभी का भूल गया, ऐसा कुछ ना हो जाए। ठीक है, तो जो याद किया जाता है उसको अच्छे से याद रखिए, समझ के याद रखिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मनोभाषा विज्ञान के बारे में। फिर मनोभाषा विज्ञान का जो परिचय है वो अभी तक हमने लिया है। तो प्रस्तावना और मनोभाषा विज्ञान दोनों सब टॉपिक्स को मिला के एक ही में हमने बता दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बालक में संज्ञानात्मक विकास। अब ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है ये देखते हैं। ये जो संज्ञान शब्द है ये साइकोलॉजी से रिलेट करता है, जिसका अर्थ होता है कॉग्निशन। ठीक है, इसको हम कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निशन। तो कॉग्निशन क्या होता है कि इसके अनुसार जो बालक है या मानव है उसमें जो सोचने की क्षमता होती है, ठीक है, जो प्रोसेस चलता है बुद्धि का, उसी को कॉग्निशन कहते हैं सरल भाषा में। ठीक है, तो ये बालक में संज्ञानात्मक विकास के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखना आवश्यक है कि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, फिर उस टॉपिक के सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो कि बहुत ही विस्तार से दिए गए हैं। तो मैंने इनको थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। तो मैं क्या करता हूँ अभी कि बालक में संज्ञानात्मक जो विकास है उसको हम 2 प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं कि एक होता है विकास की प्रक्रिया। ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया, ठीक, फिर ये एक हुआ। फिर दूसरा टॉपिक हुआ आपका विकास के कारण। विकास मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ इसलिए कारण लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, बालक में जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी एक प्रक्रिया होती है और फिर उसके कुछ कारण भी होते हैं, जैसे हम अभी देखेंगे। तो जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि वह हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। तो बहुत से वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो बालक है उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है, मतलब जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वह जब वह पैदा भी नहीं होता तभी से प्रारंभ हो जाती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोग हैं व्यवहारवादी लोग हैं। व्यवहारवादी मतलब उनका सोचना थोड़ा लॉजिकल अधिक होता है। तो व्यवहारवादी लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चा तो पैदा होने के बाद ही कुछ सीखता है, ऐसा व्यवहारवादी लोग मानते हैं। और जो लोग संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल थिंकिंग को मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि बच्चा जो है वह पैदा होने से पहले ही
सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है, ऐसा संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता, बच्चा पैदा होने के बाद दूसरों के व्यवहार को देख के ही कुछ सीखता है, ऐसा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं। ठीक, अब इसके कुछ कारण बताए गए हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है या संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है, उसके कुछ कारण भी बताए गए हैं। जैसे बालक का जो शरीर होता है उसके स्वास्थ्य से भी इस पर प्रभाव पड़ता है, और जो उसका जो सामाजिक वातावरण है, ठीक, और जो वो भी प्रभाव डालता है, ये सभी कारण में आते हैं। और उसका जो स्वास्थ्य है वो कितना अच्छा रहता है, इस बात पर भी विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ये सभी कारण में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के कारण, ये दोनों रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सी बातें दी गई हैं जिसको उसमें मैं अब नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि इसका भी विश्लेषण करने बैठेंगे तो ये वीडियो जो है आपको बहुत ही टाइम लेगा और समझ में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इतना ये डिटेल में गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ है वो यही बताया गया है कि मतलब प्रक्रिया और प्रक्रिया के कारण, ये दो ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अभी दिया गया है विकास की प्रक्रिया, ये विकास की प्रक्रिया के कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। विकास एक व्यवस्था पर चलता है। ठीक है, ये सभी विकास की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, ये उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, प्रक्रिया। ठीक है, जो विकास है वह एक व्यवस्था पर चलता है, मतलब उसका एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है विकास का। ठीक है, जैसे पहले बच्चा जो है वह एक दो शब्द सीखता है, फिर उसके बाद वाक्य बोलना सीखता है। ठीक है, वो एक व्यवस्था है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, मतलब वही बात है कि पहले बच्चा सरल शब्द बोलना सीखेगा, फिर उसके बाद संदर्भ के अनुसार बोलना सीखेगा, जैसे जैसे वो विकसित होता जाएगा वैसे। ठीक, फिर उसके बाद विकास निरंतर होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका विकास रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वह जब तक जीवित रहेगा कोई व्यक्ति, तब तक विकास करता ही रहता है। ठीक है, मतलब अपने गलतियों से सीखता ही रहता है। ठीक है, भाषा के संबंध में भी हो सकता है, सामाजिकता के संबंध में भी हो सकता है, उसकी अपनी बुद्धि के संबंध में भी हो सकता है। वो हमेशा निरंतर विकास करता रहेगा, लेकिन जो बच्चा होता है उसमें सीखने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें सीखने की क्षमता कम हो जाती है। इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से किशोरावस्था तक ये विकास निरंतर बहुत ही गतिशील रहता है, फिर उसके बाद धीमा पड़ जाता है। ठीक है, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं ही रहती हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा 7 साल का है वह 7 साल के दूसरे बच्चे से पहले ही अच्छे से लिखना पढ़ना सीख लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो 7 साल का है वह वैसे नहीं कर पाता है। मतलब जो गति है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, मतलब दोनों में व्यक्तिगत डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो भी सीखेगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, दूसरा बच्चा भी सीख लेगा लेकिन टाइम लेगा। मतलब बात यही है कि इसमें पहले बच्चे की जो बुद्धि है वो थोड़ी अधिक है, मतलब उसने थोड़ा विकास जो है पहले ही कर लिया है। ठीक है, तो ये भिन्नता है। विभिन्न अंगों का विकास विभिन्न गति से होता है। ठीक है, तो ये भी बात है कि अब कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो अच्छे से चलना तो सीख लेते हैं पहले, लेकिन कभी कभी बोलना नहीं सीख पाते, या अच्छे से बोलना सीख लेते हैं लेकिन चलना नहीं सीख पाते।
ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न अंगों का विकास विभिन्न गति से होता है। अधिकांश गुण या लक्षण विकास से संबंधित रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों के जो अधिकांश गुण आपको देखने को मिलते हैं वह विकास से ही संबंधित होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो पहले जिसने कभी भी कुछ भी बोला ही नहीं, वह अचानक बोलने लग जाता है, छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है। तो मान लीजिए कि उसमें जो बोलने की क्षमता है वह बढ़ रही है या आ गई है, ठीक है। तो ये सभी विकास के ही लक्षण हैं, ठीक है। जो भी गुण देखने को मिलते हैं बच्चों में वो विकास के ही लक्षण हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको एकदम वैसे का वैसा ही याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट हैं उनको एक बार देख लीजिए, अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि विकास निरंतर होता है, ये पॉइंट आपको याद है तो दूसरे पॉइंट भी आपको याद ही रहेंगे, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद तो जो विकास है, विकास की प्रक्रिया है, उसके कुछ कारण हैं, ठीक है। जो विकास की प्रक्रिया होती है उसके कुछ कारण हैं, जैसे बुद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद वो लड़का है या लड़की है, इस पर भी उसके विकास की प्रक्रिया जो है वह प्रभावित होती है, ठीक है। तो जन्म के समय जो लड़के होते हैं वह लड़कियों से बड़े होते हैं, ठीक है। पर लड़कियां अधिक तेज़ी से बुद्धि प्राप्त करती हैं। वे लड़कों से 1 वर्ष पहले से युवा हो जाती हैं। लड़कों से पहले ही उन्हें बौद्धिक पूर्णता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान लिया गया है कि जो लड़कियां होती हैं वह लड़कों से बुद्धिमान होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान लिया गया इसी बात को। तो जो भी हो, ये उनका विचार है। तो हाँ, तो लड़कियां सुनकर ये इस बात को थोड़ा अच्छा ही मान सकती हैं कि वो लड़कों से थोड़ा बुद्धिमान होती हैं, ठीक है। तो जो भी हो, तो फिर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं कि विकास प्रक्रिया के क्या कारण होते हैं, ठीक है। ये सब बात दिए गए हैं। ये सभी रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे से, मतलब सिचुएशन हमको याद रहे तो हम इन पॉइंट्स को याद ना रहे तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का रेफरेंस दिया गया है। अब आपको इन वैज्ञानिकों का कुछ परिचय है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन यदि परिचय नहीं है तो आप 4-5 लोगों का सिद्धांत याद करने का काम मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत समय जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सब टॉपिक भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन के संबंध में सीधी बात, एक बात याद रख लीजिए, जो भाषा अर्जन है यह सहजता से भाषा को सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। भाषा को सीखने की प्रक्रिया है सहजता से, ठीक है। ये वाला बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला भूल मत जाइए, सहजता से, ठीक है। सहज परिवेश में, प्राकृतिक तरीके से, एकदम किसी भी प्रकार के हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के दबाव के बिना जब कोई बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है, अपने पसंद से, ठीक है, तो उसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। ये जो है भाषा अर्जन जो है यह बहुत ही आंतरिक रूप की होती है, ठीक है। यह आंतरिक स्वभाव की होती है, तो इसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। तो जहाँ तक भाषा अर्जन के संबंध में बहुत सारे विचार हैं, तो इसके संबंध में हम 2 प्रकार के विचार बता सकते हैं भाषा अर्जन के संबंध में। एक विचार है व्यवहारवादियों का, ठीक है। और दूसरा विचार आता है आपका, ये
एक प्रकार का विचार है, और दूसरा प्रकार का विचार संज्ञानात्मक। ठीक है, ये कॉग्निटिव वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेट करता है। ठीक है, तो व्यवहारवादी हो गए एक, व्यवहारवादी एक, और दूसरे हो गए संज्ञानात्मक वादी। ठीक है, संज्ञानात्मक। ठीक है, वादी लिखने का वहाँ पर अभी नहीं हो रहा है, तो संज्ञान समझ लीजिए, संज्ञानवादी। ठीक है, अब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये दो टॉपिक्स में हम इसको दो प्रकार से और सब टॉपिक के रूप में विभाजित कर देंगे। तो व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, इन दोनों के विचार बताएंगे इसमें। ठीक, तो जो व्यवहारवादी हैं वो मानते हैं कि जो भाषा अर्जन है वह जो है, बच्चा जब दूसरों को कुछ शब्द बोलता हुआ देखता है तो आदत के अनुसार सीख लेता है, मतलब दूसरों के व्यवहार से वह सहजता से भाषा का अर्जन कर लेता है, ऐसा व्यवहारवादी कहते हैं। लेकिन जो संज्ञानात्मकवादी हैं वो, उनका ऐसा मानना है कि जो बच्चा है वह अपने मन से किसी भाषा को सीखना चाहता है, तब जाके वो भाषा अर्जन करता है। मतलब संज्ञानात्मकवादी मानते हैं कि जो बच्चा है उसको रुचि पैदा होती है मन में भाषा को सीखने की, तब जाकर भाषा अर्जन होता है। ठीक, और जो संज्ञानात्मकवादी हैं उनका ऐसा भी मानना है कि जो बच्चा होता है वो पैदा होने से पहले ही उसमें एक, उसकी बुद्धि में एक सिस्टम होता है भाषा को सीखने का। उसके अनुसार जब वो किसी भाषा को सुनता है तो वो उस स्ट्रक्चर में उस भाषा को डालने का प्रयास करता है, और जब वो ठीक प्रकार से डाल नहीं पाता तो गलतियाँ होती रहती हैं। फिर से वह सिस्टम क्या करता है कि जो गलतियाँ होती हैं उसको सुधारता रहता है, तब जाकर एक जो हम कहते हैं कि एक जो भाषा का स्थिरीकरण होता है, ठीक है, बुद्धि में, तब जाकर वो भाषा सीख लेता है। ठीक है, ऐसा संज्ञानात्मकवादी कहते हैं। ठीक है, यही बात इसमें पूरा जो आपका पैराग्राफ है इसमें पूरा यही बताया गया है। ठीक, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। तो एक बार हम संज्ञानात्मकवादियों का देखते हैं, ये थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इनका मानना है कि जो बच्चा होता है, ठीक है, जब पैदा होता है तो सहज भाषा अर्जन की व्यवस्था जो होती है वह उसमें होती है। इस मान्यता पर बालक का जैविक विकास है। ठीक है, तो ये सभी थोड़ा डिटेल में गए हैं यहाँ पर। ठीक, तो जो भाषा अर्जन है उसमें 4 प्रमुख क्रियाओं पर अधिकार करना होता है। ठीक, उसमें दूसरों की भाषा को समझना, शब्द समूहों का निर्माण, शब्द को संयुक्त करके वाक्य निर्माण, उच्चारण। ठीक है, ये सभी भाषा से संबंधित 4 प्रमुख क्रियाएं हैं। फिर ये सभी आप जो और भी डिटेल्स दिए गए हैं, बहुत ही विस्तार में गए हैं, तो उसको पकड़ कर बैठेंगे तो बहुत टाइम लेगा ये। तो मतलब आपके पास इतना समय है, मान लीजिए आपने दूसरे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया है और यही टॉपिक थोड़ा बच गया, तो समझ लीजिए कि आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, और भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि दूसरे टॉपिक्स भी आपके अभी बच गए हैं, तो बहुत ही विस्तार से ना जाएं। ठीक है, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको हम जो है विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भाषा अधिगम। अब भाषा अधिगम में भी व्यवहारवादी विचार और संज्ञानात्मकवादी विचार, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हमने पहले बात किया था। लेकिन समझ लीजिए कि आपने तो आधा पहले ही सीख लिया होगा, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में ही भाषा अधिगम में इन 2 प्रकारों का बात किया था, तो इसमें थोड़ा हम मॉडिफाई करके उसको लिख सकते हैं। लेकिन पहले ये अधिगम क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो जो अधिगम होता है, ठीक है, वह
क्या है कि बाह्य प्रभाव से सीखा गया कोई नया प्रतिभा हो सकता है। ठीक है, अधिगम, भाषा अधिगम ये थोड़ा बाह्य होता है। अर्जन जो है वो आंतरिक है, ये थोड़ा बाह्य प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें जो है वह जो बालक होता है उसमें किसी प्रकार से प्रेरणा दी जाती है बाहर से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो संदर्भ के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार बालक किसी भाषा को सीखने का प्रयास करता है, तब जाके भाषा अधिगम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए कि जो बालक है वह जब प्रयास करके सीखता है, ठीक है, मतलब थोड़ा कठिन काम करके या कठिनता से, ठीक है, इसमें जो प्रयास है वह सहज नहीं होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, वो अपनी मातृभाषा को सीखता है तो वहाँ पर भाषा अर्जन हुआ है। ठीक है, वह बिना किसी प्रयास के ऐसे ही चलता रहता है, कुछ बात बोलता रहता है, एकदम गलती करता रहता है और सीख लेता है, तो वो भाषा अर्जन है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और कोई अन्य भाषा को सीखता है, जैसे इंग्लिश को सीखता है, तो वह उतना सहजता से नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पर भाषा अधिगम है ये। ठीक है, तो इसमें कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जब अपने प्रयास के द्वारा किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करता है तो वह अधिगम है। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य बात याद रख लीजिए, आप एक मुख्य बात को याद रख लीजिए कि एक वुडवर्ड का आप एक रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सरल है देने में अधिगम के संबंध में, कि वुडवर्ड का कहना है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है, एक रेफरेंस आप दे सकते हैं और हम यहाँ पर जो लिखा है वो भी देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जो भाषा अर्जन जो भाषा का अर्जन भी मानव शिशु के व्यक्तित्व निर्माण का ही प्रयास है, इसलिए अर्जन की क्रिया को सहज क्रिया माना जा सकता है, लेकिन अधिगम स्वाभाविक क्रिया नहीं है। मनोवैज्ञानिक गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गेट्स का और वुडवर्थ का, ये दोनों का लिख सकते हैं। ठीक है, गेट्स का थोड़ा और रिलेटिव है, अधिगम के संबंध में ये थोड़ा अर्थ थोड़ा विस्तार से आ रहा है, तो गेट्स का आप मान के चलिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अधिगम के बारे में लिखने से पहले हम यदि ये बात लिख पाएँ गेट्स ने जो कहा है, तो उसका जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा जो एवेल्युएट कर रहा है आपके पेपर को। ठीक है, तो मनोविज्ञानी गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, और अनुभव मतलब कोई काम आप करते रहते हैं तो आप एक कुछ अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी को यहाँ पर अनुभव कहते हैं। ठीक है, तो प्रशिक्षण एवं अनुभव, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सभी बाह्य चीज़ें हैं अधिक रूप से। ठीक है, ठीक है, बाह्य चीज़ें हैं ये सभी। ठीक, तो यहाँ से हम इस बात को थोड़ा बता सकते हैं। फिर वही बात है, व्यवहारवादी संज्ञानवादी, इन दोनों में क्या मतभेद हैं, विवाद हैं, वाद विवाद हैं, ये सभी इसमें आते हैं। तो भाषार्जन के संबंध में एक बात याद रख लीजिए कि भाषार्जन के संबंध में व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों का जो विचार है वह कुछ बातों में डिफरेंस उनका है, लेकिन भाषार्जन के संबंध में दोनों लोग क्या है कि एक ही बात पर सहमत हैं लगभग। ठीक है, लेकिन जो भाषा अधिगम है उसके संबंध में दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, संज्ञानवादी और व्यवहारवादी। ठीक है, तो व्यवहारवादी जो है उनका एक ही बात मुख्य है कि ये सब चीज़ें जो हैं आदत से सीखी जाती हैं और व्यवहार, एक दूसरे के व्यवहार से सीखी जाती हैं भाषाएं।
ये व्यवहारवादी मानते हैं। जबकि जो मनोविज्ञानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो भाषा है वह स्वयं में चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे गेस्टाल्टवादी मानते हैं, मतलब गेस्टाल्टवादी मतलब ये भी संज्ञानात्मक वादी हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वह सूझ से सीखी जाती है। ठीक है, जैसे समझकर सीखी जाती है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरह से नहीं समझते तो उसको आप सीख नहीं सकते। ठीक है, भाषा के संबंध में भी बात यही है। अब देखिए, हमारे जो विद्यार्थी हैं शहरों में, उनको आप देखिए कि 7 साल 9 साल ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। ठीक है, अगर आता भी है तो ऐसा बात करेंगे कि उससे तो अच्छा है कि हिंदी में ही बात करें। ठीक है, मतलब इतने सालों के पढ़ने के बाद भी यदि एक विद्यार्थी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाता है, और यदि सीख भी लेता है तो पता नहीं उसका जो शैली होता है वह सहज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात यही कहते हैं गेस्टाल्टवादी या जो संज्ञानवादी हैं, वो कहते हैं कि जो भाषा है उसको सूझ से सीखना चाहिए, समझ कर सीखो। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे देश में जो भी हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर जो भी स्कूल्स हैं, उसमें जो भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो वो व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण से ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए हमारा ये हाल है। ठीक है, मतलब समझ के पढ़ाने में वो एक अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञानवादी यही कहते हैं कि जो कोई भाषा सीखना चाहता है उसको समझ कर सीखना चाहिए, और इस प्रकार करने से ही भाषा जो है वह पूरी की पूरी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इस सिद्धांत में कि जो पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण होता है, मतलब कोई बच्चा यदि कोई भाषा सीखना चाहता है तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या करता है कि जो बच्चा होता है वो पहले समझ लेता है कि उसको भाषा सीखने में क्या कठिनाई आ रही है। ठीक है, उसको वो पहले समझ लेता है, फिर उसके बाद अधिगम की गतिशीलता मतलब सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। तो संज्ञानात्मकवादियों में गेस्टाल्ट थ्योरी एक प्रमुख वाद है। ठीक है, तो इसमें मैक्स वर्दीमर, कोफका, कोहलर ये प्रमुख लोग हैं। ठीक है, यदि इन तीनों का नाम याद नहीं रहता है तो संज्ञानवाद में गेस्टाल्ट सिद्धांत का बहुत महत्व है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद आपके कुछ और एक टॉपिक है आपका। ठीक है, ये तो समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो ये चैप्टर विस्तार से जा रहा है वैसे, तो वाक् विकार क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो भाषा में 2 प्रकार की विकृतियाँ दिखाई देती हैं, भाषा दोष और भाषा त्रुटियाँ। ठीक है, तो भाषा दोष या भाषा त्रुटियाँ अर्जन की कमी के कारण अन्य भाषा या विदेशी भाषा के अध्येताओं में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हम भाषा बोलते हैं उसमें क्या है कि 2 प्रकार की कमियां हैं। एक प्रकार की कमी होती है आंगिक विकार, इसको हम कहते हैं, और मनोजन्य विकार। ठीक है, आंगिक विकार में क्या होता है कि मतलब शरीर से रिलेटेड कोई कमी होती है, इसी को आंगिक विकार एक कहा गया, या शरीर जन्य विकार। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पैदा होने के बाद उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो भाषा भी वो ठीक से नहीं सीख पाएगा, और क्योंकि वो भाषा ठीक से नहीं सीख पाया इसलिए बात करते समय भी उसमें कमियां होंगी उसके भाषा में। फिर उसके बाद मंद बुद्धिता,
मतलब बुद्धि जो है वो कम चलती है तो भी भाषा सीखने में कठिनाई आ जाती है। फिर वाचाघात, मतलब जब कोई प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है मस्तिष्क में, तो ऐसा बच्चा भी ठीक से भाषा नहीं सीख पाता है। फिर अन्य कारण हो गया। फिर उसके बाद मनोजन्य विकार होते हैं। इसमें क्या है कि इन दोषों का प्रमुख कारण मानसिक क्षमता होती है। मतलब मान लीजिए कोई अधिक डरता है किसी बात से, या बचपन से ही अपने घर में उसका डर का वातावरण है, तो इसका प्रभाव उसके भाषा पर भी पड़ सकता है। ठीक है, मतलब वो डरेगा तो क्या होता है कि वो बोलने से पहले अधिक सोचेगा। इस कारण से जब उसे बोलना चाहिए तब वो ठीक से नहीं बोल पाएगा। ठीक, ऐसा। तो तुतलाना या हम कह सकते इसको, तुतलाने में क्या होता है कि एक ध्वनि के स्थान पर दूसरे ध्वनि को रख दिया जाता है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे, ठीक है। अब जो तुतलाने वाला होगा वो जैसे के स्थान पर वैसे कहेगा या लैसे कहेगा। ठीक है, ध्वनि का स्थानांतरण होता है तुतलाने में। फिर हकलाने में क्या होता है कि किसी भी शब्द को बोलने से पहले जो पहला लेटर होगा उसको बार बार रिपीट करेगा। जैसे कलम के लिए का ऐसा कहने के बाद कलम ऐसा कहेगा। ठीक है, उसको हकलाना कहते हैं। फिर विस्मृति में क्या होता है कि जो बच्चे बहुत भूलते रहते हैं बात को, तो वो लोग भाषा से संबंधित शब्दों को भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो वाक विकार उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बच्चे को सिखाया कि मतलब कोई हमने संस्कृत से रिलेटेड कोई शब्द सिखा दिया तो वो भूल जाता है। जैसे वही मतलब विस्मृति का एक उदाहरण हम बता सकते हैं। और हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बच्चे बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी, तो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी विस्मृति के कारण होता है। ठीक है, तो अविस्मरणीय हम मान लीजिए किसी बच्चे को बताते हैं, उसका अर्थ क्या होता है वो बता के भेज देते हैं। फिर दूसरा दिन आएगा और आप पूछेंगे कि जिस चीज़ को बुलाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द में हिंदी में एक क्या कहते हैं, आप ऐसा पूछ के देखिए, तो वो तो भूल जाएगा कि अविस्मरणीय आपने एक कोई चीज़ बताई थी, उसको वो याद नहीं रहता है, तो ये विस्मृति है। ठीक, तो ये सभी कारण हैं वाक विकार के। ठीक, तो वाक विकार मतलब बोलने में त्रुटियाँ। फिर उसके बाद इनका हम वाक विकार सुधार, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभिप्रेरणा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई बच्चा है, या बच्चा ही नहीं कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हम पहले अभिप्रेरणा देंगे। जैसे उसके लिए हम ऐसा परिवेश बनाएंगे जिससे कि वह अच्छे से बोल सके बिना किसी डर के। ठीक है, तो ये होता है अभिप्रेरणा। फिर उसके बाद महत्वाकांक्षा का स्तर। अब उसमें हम महत्वाकांक्षा बनाएंगे कि वो भी सबकी तरह अच्छे से बोल सकता है, ऐसा हम उसको महत्वाकांक्षा का स्तर उसमें बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी का विश्लेषण हम करेंगे तो बहुत टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो समूह से रिलेटेड एक थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी इसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसको भी वाक विकार है उसको एक ग्रुप में बैठाया जाता है जिसमें उसके संबंधित लोग ही होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप भाषा से संबंधी जो आपका मनोभाषा विज्ञान चैप्टर है, इससे संबंधी लेक्चर हम यहाँ से समाप्त कर सकते हैं। तो आपने अभी क्या सीखा है वो देख लेते हैं। प्रस्तावना और भाषा विज्ञान, ठीक है, इसको आप परिचय में बताएंगे। फिर जितने भी टॉपिक्स हैं आपके
वो सभी आप विषय में बताएंगे। फिर विषय को बताने के बाद विश्लेषण करेंगे, जितना आपने लिखा है उसको सारांश के रूप में एक 5-6 लाइन में आप उसका विश्लेषण कर देंगे, तो वहाँ से आपका आंसर जो है वह समाप्त हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके लास्ट के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसमें पूरा टॉपिक पूछा नहीं जाता है, खाली सब टॉपिक दिया जाता है। जैसे वाक विकार ऐसा देंगे तो 5 मार्क का या 10 मार्क का भी हो सकता है। तो सब टॉपिक्स भी सीधे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, या दो से अधिक सब टॉपिक्स मिलाकर एक प्रश्न भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। प्रीवियस पेपर्स को एक बार देख लीजिए, ठीक है, तो उससे आपको एक मतलब समझ मिलती है कि जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर है इग्नो में कैसा आता है, ठीक है। तो इग्नो में आंसर राइटिंग का एक अच्छा तरीका यही है कि हम पहले टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद लिखने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि टॉपिक के बारे में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो भी आप यदि नहीं रखेंगे तो इग्नो में आप अच्छे से पेपर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पूरा नहीं तो कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास पूरी जानकारी होती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ ही टॉपिक्स को हम अच्छे से बता सकते हैं और कुछ टॉपिक्स को उतनी अच्छी तरह से बता नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर भी जितना हम जानते हैं उसको क्या है कि भूल ना जाए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो नहीं जानते हैं वो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।